गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान में अधिकार, और इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उन अधिकारों का हम अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोगों ने जो मूल अधिकार देखे थे उनमें देखिए, पहला हम लोगों ने समानता का जो अधिकार था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था, समानता का अधिकार। उसके बाद में जो अपना अधिकार चल रहा था वो चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो अपना अधिकार था वो चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार, और ये चल रहा था अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। और पीछे की कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 19 जो है उसका अध्ययन कर लिया था, यानी अनुच्छेद 19 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ये। अब आज अपना चलता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। और अनुच्छेद 19 पहले भी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अधिकार है जो असाधारण रूप से क्या है, विस्तृत है, बड़े हैं। उनमें अनुच्छेद 19 है जिसमें 450 शब्द है, और 19 जो है अनुच्छेद 19 से लेकर जो 22 स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें ये शब्द है 450। और अनुच्छेद 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी थी, अलग अलग हम लोगों ने वो स्वतंत्रताएं देखी थी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी अपराधी को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यानी अनुच्छेद जो 20 है वो काफी महत्वपूर्ण है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में है ये। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, बिंदु है जिनके आधार पर एक अपराधी को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने, पहला हम अलग अलग करते हैं उसको, जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, ये मैं पहले आपको सारे पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, उसके बाद में हम इनको समझेंगे कि ये पॉइंट क्या कहते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में है अपराधी के, जब तक व्यक्ति को एक अपराध के लिए या किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। वह देखिए, व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। और से पॉइंट देखिए क्या कहता है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको
अनुच्छेद जो 20 है उसके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं कि अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में बताया है कि एक अपराधी होता है वो कौन कौन सी परिस्थितियों में तब तक उसको, ये 3 परिस्थितियां हैं, तब तक उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहते हैं, एक अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो उसे तब तक हम अपराधी नहीं कह सकते जब उस सिचुएशन या उस स्थिति या उस परिस्थिति के संबंध में उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो बात करना किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन आपस में अगर उन्होंने लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर घातक हमला करना शुरू कर दिया, तब वो कानून का उल्लंघन होता है। तब उनको अपराधी घोषित हम कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और एक दूसरे पर किसी प्रकार का हमला करना, एक दूसरे की किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना गलत है, कानून का उल्लंघन है, तब तो वो अपराधी है। लेकिन आपस में दोनों बातें कर रहे हैं तो उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब व्यक्ति को एक अपराध के लिए, यदि एक अपराध के लिए उसे सजा मिल गई है, मान लो किसी ने छोटी सी चोरी की है, चोरी करने की उसे सजा मिल गई, अब उसे उसी चोरी के लिए दोबारा अगर सजा के लिए बुलाया जाता है तो ये सही नहीं है। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाती है, बार बार सजा नहीं दी जाती है। किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। वो ही हम देखते हैं चोरी वाला केस कि निर्धारित है कि अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो 2 महीने की सजा है, मानकर चलते हैं। तो जो निर्धारित है कानून में वो सजा, उस सजा से अधिक उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो ये अनुच्छेद 20 के पॉइंट्स हैं, अलग अलग 3 पॉइंट है ये। और अनुच्छेद 20 जो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में है। तो हम इन तीनों ही पॉइंट्स को देखते हैं। बहुत सरल है कि जब तक उसने अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो, एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। तो ये 3 बिंदु अपने पास चलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 20। तो इस तरह से आपको ये अनुच्छेद 20 समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 19 हो गया स्वतंत्रता के अधिकार में। हम अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का अध्ययन करेंगे और ये दूसरा अधिकार है अपना मूल अधिकार। और इसमें अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 20 पूरा हो गया। अब हम अनुच्छेद 21 देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अंतर्गत जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। देखते हैं किस तरह से ये जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में देखिए, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, इसमें व्यक्ति का जो जीवन है एक तो वो, और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो किसी भी परिस्थिति में, यानी कानून के द्वारा कोई निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के अनुसार अगर कोई विधि निर्धारित की गई है उसको छोड़कर, यानी कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तो वंचित किया जा सकता है, परंतु और किसी तरीके से एक व्यक्ति को जीवन व उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित अलग नहीं किया जा सकता। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद, यानी जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया था।
और अब आपातकाल में भी जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसके 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल में भी, यानी राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तब भी इस अधिकार को, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, इसको घटाया नहीं जा सकता। बाकी सारे मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, घट जाते हैं, लेकिन जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो नहीं सीमित किया जा सकता। कब? जब आपातकाल की परिस्थितियां उत्पन्न हो तब भी नहीं। और ये संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि आपातकाल में भी इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन है, उसमें भी इस अधिकार को सीमित करने का जो प्रावधान था उसे हटाया है, यानी सीमित नहीं किया जा सकता किसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति आ गई है। और इसमें फिर संशोधन ये हुआ था कि जो अनुच्छेद 21 का है उसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत एक और अधिकार जोड़ा गया था, वो था अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद क की मैं बात करती हूँ, 21 क, और वो कौन सा था? अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इस तरह से हम बात कर रहे हैं 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के जो अधिकार था उसका प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था ये कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्राप्त करने का अधिकार है, ये जोड़ा गया था 21 के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने जो 21वां अनुच्छेद पढ़ा है वो है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अंतर्गत आपातकाल की परिस्थितियों में भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही इसी में 21 का जोड़कर अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रत्येक बालक को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये कहता है बंदीकरण में संरक्षण। अनुच्छेद 22 बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में संरक्षण, इसके अंतर्गत एक बंदी को क्या स्वतंत्रता दी जाती है या कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत बंदी कौन होता है? जो कोई अपराध करता है उसे फिर बंदी बनाया जाता है ना, वो बंदी को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और वो देखिए कौन से अधिकार है। बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। पहला है कोई भी अगर अपराध व्यक्ति है उसे अगर बंदी हम बना रहे हैं तो उसको क्यों बनाया जा रहा है बंदी, मैंने क्या अपराध किया है, ये कारण जानने का
अधिकार है, तो उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार है, पहला पॉइंट। और इसमें आता है फिर दूसरा, उसके इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। फिर मैं आपको ये सारे पॉइंट समझाऊंगी। स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और थर्ड पॉइंट है इसका, 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश यानी जज के सामने, न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है। चलिए इस पॉइंट्स को वापस समझते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं। अनुच्छेद 22 बंदीकरण के संरक्षण में अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी अनुच्छेद 22 के तहत बंदी को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार हम देखते हैं, उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है, यानी उसे क्यों बंदी बनाया गया, उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से उसे बंदी बनाया गया, तो उसे उसका कारण जानने का अधिकार है। उसे अपनी इच्छा अनुसार यानी उसकी पसंद के अनुसार उसे कोई वकील वगैरह करना है, किसी प्रकार की उसे कानूनी सहायता प्राप्त करनी है अपना पक्ष रखने के लिए, तो उसे इस बात का भी अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। और 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी को न्यायाधीश है ना, जज के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो इस तरह से बंदीकरण के संरक्षण में अनुच्छेद कौन सा बना हुआ है, 22। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके अंतर्गत हमने सभी अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता, 20 जो है वो किसके संबंध में था, किसी कानून के संबंध में था। अनुच्छेद जो 21 है वो जीवन से संबंधित था। अनुच्छेद जो 22 है वो बंदीकरण के संरक्षण में था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 जो है वो दो सिद्धि के संबंध में था। तो इस तरह से हमने 19 से लेकर 22 तक सारे जो अनुच्छेद उनका अध्ययन कर लिया। बहुत सरल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, अधिकार विस्तृत है, व्यापक है, तो इसके अंतर्गत और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। और उसके बाद में आता है अगला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये इस तरह से जो मूल अधिकार है, हम ये नहीं कहते कि ये हार्ड है, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाते हैं ना, उसके बाद में ये भूल भी नहीं जाते हैं। बस थोड़ी सी इनकी जो अंदर की थ्योरी है उसे समझना है। थोड़ा सा बड़ा जो है वो यही है। अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ये थोड़ा सा विस्तृत है लेकिन बहुत सरल भी है। तीसरा अधिकार देखिए कौन सा है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आता है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए
वो अधिकार, यानी हमें धर्म को लेकर किस प्रकार की स्वतंत्रता, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ से, धार्मिक स्वतंत्रता है। इससे पहले जो अपन है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सुधार करते हैं इसका। शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह आता है अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, पहला देखते हैं। अनुच्छेद जो 23 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 संबंधित है मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। तो इस तरह से देखिए क्या है इसके अंतर्गत, मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक में इस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती कराया हुआ श्रम का निषेध किया गया है। बेगार का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये लेते हैं। बेगार का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से काम करवाना, श्रम करवाना। उसका निषेध किया गया है कि हम जबरदस्ती बिना उसे पैसे दिए, बिना उसे श्रम का अंश दिए, हम उसको किसी काम के लिए उस पर दबाव नहीं बना सकते, उससे जबरदस्ती क्रय जो काम है वो नहीं करवा सकते। और इसके साथ साथ जो मनुष्य को खरीदना और दास प्रथा ना, खरीदना और बेचना, उसके अंतर्गत इसका भी क्या किया गया है, निषेध किया गया है। यानी सदियों से जो देश में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसमें खेतीहर श्रमिक, बंधुआ मजदूर, स्त्रियां और बच्चों से बेगार करवाई जाती थी, उनका शोषण किया जाता था, इस अनुच्छेद के तहत उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और फिर भी इसमें अगर ऐसा करते समय किसी भी व्यक्ति को पाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, अपराधी घोषित किया जाता है, उसे दंड प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना एक तो दंडनीय अपराध है, और सदियों से जो चली आ रही दास प्रथा थी, जिसमें मजदूरों का, स्त्रियों का, बच्चों का शोषण किया जाता था, उनसे जबरदस्ती बेगार ली जाती थी, इस पर रोक लगाई गई है, इसका निषेध किया गया है, इसे दंडनीय अपराध माना गया है। और इस आधार पर भेदभाव करना भी क्या है, दंडनीय अपराध है। मतलब अनुच्छेद 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 और जो 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी प्रकार का अगर शोषण है तो व्यक्ति को क्या है, कौन से अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 23 है वो बेकार प्रथा पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। जबरदस्ती किसी से कार्य करवाना और बदले में उसे उसका श्रम नहीं देना क्या कहलाता है, दंडनीय अपराध कहलाता है। और अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस पर रोक लगाई गई है, प्रतिषेध, उसका निषेध किया गया है। साथ ही सदियों से जो चली आ रही क्रय विक्रय की प्रथा है मनुष्य की, उसे भी दंडनीय अपराध माना गया है। और इसके बाद में आता है 24 में, अनुच्छेद जो 24 है वो क्या कहता है, बाल श्रम। बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों अथवा जोखिम के कार्यों में
जोखिम के कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद जो 24 है वो बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको किसी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता, जैसे कोई खान होती है अथवा कोई कारखाना है या फिर और ऐसा जोखिम का काम जो उसके जीवन का हनन करता है, उसके जीवन को खतरे में डालता है। इस प्रकार के कामों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त करना दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और जो 24 है वो अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है बेकार प्रथा पर रोक, जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवाया जा सकता है, दंडनीय अपराध है। और बाल श्रम पर रोक का मतलब होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों पर नहीं नियुक्त किया जा सकता, ये दंडनीय अपराध है। तो इस तरह से अपने 3 जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, वो पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली कक्षाओं में हम आगे इनका अध्ययन करेंगे। आपको लगातार मेरे साथ ये मूल अधिकार अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।